वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही आपका इनकम टैक्स और आज हम पढ़ रहे हैं रेसिडेंशियल एंड टैक्स लायबिलिटी या सेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस, करदाता की निवासी स्थिति। ठीक है, चलिए अब देखें। असेसी जो है ASSESSEE असेसी यानी टैक्स पेयर यानी करदाता। ये करदाता जो हैं इनकी रेसिडेंशियल स्टेटस देखी जाए तो ये दो तरह के हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज रेसिडेंट्स या रेजिडेंट्स, ठीक है, निवासी। ठीक, एंड द सेकंड वन इज नॉन रेसिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स, रेसिडेंट्स, ठीक, आनिवासी। ठीक है, निवासी और आनिवासी। अब ये जो निवासी हैं ये भी दो हैं। कौन से हैं? ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स या साधारण निवासी। ठीक है, और इसका दूसरा प्रकार है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स। ठीक है, NOR बोलते हैं, असाधारण निवासी। ठीक है, रेजिडेंट्स जो है वो दो प्रकार के हैं आपके, साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी असाधारण निवासी। और आनिवासी तो है ही अपनी जगह। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पर कि एक करदाता को इन तीनों में से क्या कहा जाए। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो किसी असेसी की, किसी करदाता की सिटीजनशिप यानी नागरिकता पर निर्भर नहीं है, नागरिकता के आधार पर कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि उसकी प्रीवियस ईयर, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष या गत वर्ष भी कहते हैं, उसमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस या निवासी स्थिति क्या है, इस आधार पर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है। यानी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो सिर्फ इस बात पर ही उसका इनकम टैक्स नहीं लगने वाला, ये देखा जाएगा कि वित्तीय वर्ष में वो क्या साधारण निवासी था, असाधारण था या फिर अनिवासी था। इन तीनों में से क्या था, उस आधार पर इनकम टैक्स चार्जेबल होता है उस असेसी या उस करदाता के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये बात इतनी समझ में आ रही। अब ये साधारण है, असाधारण है या फिर अनिवासी हैं, ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में कुछ बातें कही गई हैं। हालांकि ये फ्लेक्सिबल एक्ट से समय समय पर या लगभग हर साल इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट या सुधार जो है या संशोधन जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर होते, इसलिए हर साल आपको इनकम टैक्स की न्यू बुक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अकाउंट्स वगैरह की बुक तो आप एक बार खरीद लो तो हो गए 2-4 साल के लिए फुर्सत, लेकिन कोशिश करें फ्रेश बुक ही यूज़ करें। लेकिन इनकम टैक्स आपको हर साल न्यू बुक की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वो साधारण है, असाधारण है या अनिवासी है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट वन इज बेसिक कंडीशंस। ठीक है, या जिन्हें हम कहते हैं आधारभूत शर्तें। ठीक है, क्या कहते हैं? आधारभूत शर्तें। अब ये आधारभूत शर्तें या बेसिक कंडीशंस क्या हैं? तो ये दो हैं, है ना, दो बेसिक है और दो एडिशनल हैं। शॉर्ट में आपको लिख रहे हैं क्योंकि कहानी से आप तो आप बुक से भी देख लेंगे, शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं कि असेसी को फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष या गत वर्ष में कम से कम 182 डेज जो है वो इंडिया में रहना या भारत में रहना आवश्यक है। यानी कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन या आप कह सकते हैं 6 महीने वो भारत में रहा हो। ठीक है, अच्छा, अब ये 182 दिन कैसे कैलकुलेट करेंगे या किस तरह से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि असेसी किसी एक शहर में रह रहा हो तो उस शहर से बाहर ही नहीं जा सकता।
क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि यदि आपको जो है बेसिक कंडीशंस फुलफिल करनी है तो कम से कम 182 डेज रहना ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी एक शहर में रहे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो है पूरे भारत में एप्लीकेबल है। तो वो भारत के किसी भी शहर में कितना भी रह सकता है, यानी वो चाहे तो 182 डेज 182 सिटीज़ में या उससे ज़्यादा सिटीज़ में भी शहरों में भी रह सकता है। ठीक है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो बीच में विदेश भी जा सकता है, फिर वापस भी आ सकता। पूरे ईयर का ओवरऑल कैलकुलेशन जो है वो एटलीस्ट 182 डेज उसको इंडिया में रहना ज़रूरी है। और यहाँ पर 182 डेज की कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा? तो भारत में जब वो आया, यदि उसके आने का समय नहीं पता है, तो इंडिया में जब वो आया और जब वो जा रहा है, ठीक है, इंडिया से बाहर विदेश जा रहा है, तो दोनों दिन को, आने के दिन और जाने के दिन दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा उस 182 डेज के लिए। किसी एक स्थान पर रहना ज़रूरी नहीं है, ये भी आपको बता चुके। और फिर वो बीच में विदेश में जा सकता है, आ सकता है, इस तरह से। तो एटलीस्ट 182 डेज जो है वो भारत में रहा हो। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट जो है वो 60 डेज, ठीक है, प्रीवियस ईयर में यानी गत वर्ष, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर या वित्तीय वर्ष में वो कम से कम 60 दिन, और वित्तीय वर्ष से पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन वो भारत में रहा हो। ठीक है, यानी कि गत वर्ष में 60 दिन, और उसके अलावा गत वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष के पहले के 4 वर्षों में कुल मिलाकर जो है कम से कम 365 दिन वो भारत में रहा हो। तो ये बेसिक 2 कंडीशन हैं, एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहा हो, फिर एटलीस्ट 60 डेज, प्लस प्रीवियस ईयर से पहले के 4 ईयर्स में कम से कम 4 ईयर्स का टोटल मिला के कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। ये उसकी बेसिक कंडीशंस हैं। हालांकि कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद भी हैं। अपवाद ऐसे हैं, देखिए, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है भारत का नागरिक है और विदेश में अपने रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, और या फिर किसी शिप का, जो भारतीय इंडियन शिप है उसका क्रू मेंबर है, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स है कि वो सिर्फ 182 डेज ही रहें। ये जो दूसरी वाली कंडीशन है, ये बेसिक कंडीशन जो सेकंड है वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब क्या कि ऐसा व्यक्ति जो जिसने भारत में जन्म लिया हो, या उसके मम्मी पापा ने, या उसके दादा दादी ने, या नाना नानी ने भारत में जन्म लिया हो, तो ये भारतीय मूल का व्यक्ति है। और विदेश में रह रहा हो, भारत भ्रमण के लिए आता है, तो उसके लिए भी सिर्फ बेसिक कंडीशन 182 डेज की ही होगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में एडिशनल कंडीशन, ये तो बेसिक कंडीशंस हो गई। ठीक है, चलिए अब एडिशनल कंडीशंस क्या हैं, यानी ये आधारभूत शर्तें हैं। अब हम आपको आगे बता रहे हैं अतिरिक्त शर्त। ठीक है, ये एडिशनल कंडीशंस हैं। ठीक, एडिशनल कंडीशंस, ठीक है, ये अतिरिक्त शर्तें। अब अतिरिक्त शर्तें भी 2 हैं, तो ये उस दूसरी अतिरिक्त शर्त का पहला भाग क्या है कि प्रीवियस ईयर से पहले के 10 वर्ष में, ठीक है, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष निवासी रहा हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के पहले के 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष जो है वो निवासी रहा हो, रेजिडेंट रहा हो। और दूसरी एडिशनल कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर से पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन,
प्रीवियस ईयर से पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम कितना 730 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, ये एडिशनल कंडीशन है। ठीक, एक बार फिर से समझो। बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन यानी आधारभूत शर्तें कहती हैं कि वो कम से कम इंडिया में 182 दिन भारत में रहा हो। ये 182 दिन पूरे देश में कहीं भी रह सकता है, कहीं भी विदेश भी जा सकता है, वापस भी आ सकता है। ठीक, तो 182 डेज इंडिया में रहा हो। दूसरी शर्त क्या कह रही थी बेसिक कंडीशन कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 ईयर्स में कम से कम 365 दिन वो भारत में रहा। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन है। एडिशनल क्या है कि प्रीवियस ईयर से पहले यानी फाइनेंशियल ईयर से पहले के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी रहा हो और प्रीवियस ईयर से पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 डेज 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये अतिरिक्त शर्तें हैं। अब ये शर्तें आपको ध्यान में रखनी, थ्योरी भी आएगी तो लिखेंगे आप ये। अब कौन साधारण होगा, कौन असाधारण होगा, कौन अनिवासी होगा, ये इस बात पर इन्हीं शर्तों के आधार पर तय किया जाएगा। यदि कोई करदाता बेसिक में से आधारभूत शर्तों में से कोई एक और अतिरिक्त दोनों शर्तों का पालन करता है, ठीक है, तो वो साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। बेसिक में से एक, एडिशनल दोनों शर्तों का पालन करे तो वो साधारण निवासी कहलाएगा। यदि बेसिक में से एक, आधारभूत में से एक और अतिरिक्त में से एक, दोनों शर्तों का, एक भी नहीं दोनों शर्तों का पालन ना करे तो वो असाधारण निवासी यानी एनओआर कहलाएगा। और यदि कोई करदाता बेसिक कंडीशंस जो है आधारभूत शर्तें हैं उनको ही फुलफिल नहीं करता है तो फिर वो अनिवासी कहलाएगा। आरएसओ में भले चाहे फिर वो एडिशनल को करे अथवा ना करे। आरएसओ में तो इस तरह से एक करदाता की जो है फाइनेंशियल ईयर में या वित्तीय वर्ष में साधारण, असाधारण और अनिवासी की स्थिति होती है। ये इंडिविजुअल की बात करें तो यदि कोई HUF है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो यदि मान लीजिए वो भी साधारण, असाधारण और अनिवासी होते हैं, सिर्फ फर्म और कंपनी जो है वो निवासी और अनिवासी होती है, असाधारण नहीं होती उसमें, क्योंकि जो फर्म है यदि इंडियन कंपनी है, मैनेजमेंट यहाँ पर, तो वो निवासी और नहीं है तो फिर वो अनिवासी है। ठीक है, कंपनी भी इसी तरह से। और यदि मान लीजिए HUF का जो बॉस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता, ठीक है, यदि मान लीजिए वो HUF का बॉस है, उसका प्रबंध, कंट्रोल जो है, नियंत्रण है, मैनेजमेंट है, वो यदि इंडिया से होता है और अतिरिक्त शर्तों का पालन करता है जैसे इंडिविजुअल, तो उसकी 3 स्थितियां होती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं उसके लिए आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे। एक लंबी सी टेबल बनानी होगी आपको, या आपको जो है पार्ट हम करके बता देंगे कि किसके लिए क्या टैक्सेबल है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि किस तरह से, फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है अभी आप ध्यान रखें कि आपकी बेसिक कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है और एडिशनल कंडीशंस जो है वो ध्यान में रखें।